Hello everyone. I welcome you all in fourth lecture of Indian Polity Lecture Series. आप सभी लोगों का लेक्चर 4 में स्वागत है और ये इंडियन पॉलिटी के लेक्चर होने वाले हैं। आज का लेक्चर का टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन दिस इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आज हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आजकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ। अब तक हम क्या देख रहे थे, अब तक हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कौन कौन से एक्ट ऐसे लाए जिनका इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा। सो आज से बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज बुक, जैसे आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है उसकी तैयारी कैसे शुरुआत हुई वहां से हम आज तैयारी शुरू करेंगे। ओके, सो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट आइडिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फर्स्ट आइडिया किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था 1934 में। ठीक है, इस आइडिया को जो है कांग्रेस ने एक्नॉलेज किया और डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। असेंबली मतलब 4-5 लोग मिल जाएं, बैठ जाएं, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर। 4-5 लोग नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा लोगों में बनता है क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ चाहिए होते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होते हैं। सो इसलिए मैं एक छोटे लेवल पे बता रहा हूँ कि 4-5 लोग मिलके बैठ के एक 4-5 लोग की कमेटी बना दीजिए आप, ये डिमांड करिए। ठीक है, फिर डिमांड वाज एक्सेप्टेड इन अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट हो गई डिमांड 1940 में। ठीक है, द इन 1942 सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज क्रिप्स मिशन, बट प्रपोजल रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। एक्चुअली मुस्लिम लीग क्या, ये इंडियंस ने, कांग्रेस ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ इस टाइम 42, जब 1942 है तो आपको इस टाइम पीरियड में अगर आप ध्यान करोगे तो वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब से कब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली, 1939 से 1945 तक चली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो ब्रिटिशर्स इस तरीके से इस आइडिया से आए थे कि अब हम आपको आज़ादी दे देंगे, अभी हमारी जो वॉर चल रही, क्योंकि ये भी पार्ट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सो ये कह रहे थे कि आप हमारा इसमें सपोर्ट करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने में, जैसे वॉर खत्म होगी हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो ये सब चीज़ें इंडियंस ने मना कर दी, महात्मा गांधी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चीज़ मना कर दी कि नहीं यार, हम ये इस तरीके से हमें आज़ादी नहीं चाहिए, आप हमें आज़ादी दो, मेरे को नहीं पता वर्ल्ड वॉर में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हमें आज़ादी दो। तो ये इस तरीके से हुआ। फिर फाइनली कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया विद सम विद मोर और लेस सेटिस्फाइड में, मुस्लिम लीग मतलब उस टाइम कैबिनेट मिशन से सेटिस्फाई हो गई थी। कब वो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया 1946 में। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आया, उसने कहा कि हम एक आप कमेटी बना देते हैं, तो उसको जो है आप लोग फिर उससे कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लेना। ठीक है, अब कंपोजिशन की कैबिनेट मिशन ने तो बता दिया कि कमेटी बन जाएगी, कैसे बनेगा, उसकी कंपोजिशन कैसे हुई, क्या क्या हुआ। सो एज पर कैबिनेट मिशन रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अप इन 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी, जिसकी डिमांड कांग्रेस ने कर दी थी 1935 में। ठीक है, इसमें क्या था, 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर, इनिशियली 389 मेंबर्स थे। ये कैसे आए थे, 296 मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज वो थे, लाइक इंडिया एक बहुत बड़ा उस टाइम था ना एरिया, तो कुछ पार्ट पे तो ब्रिटिशर रूल कर रहे थे, कुछ पार्ट पे राजा महाराजा रूल कर रहे थे। लाइक हैदराबाद के निज़ाम से, ठीक है, हैदराबाद में नवाब से, एक तंजावुर एरिया था केरला की साइड, आप और देखोगे तो इधर ग्वालियर। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एरियाज थे जहाँ पे राजा महाराजा रूल कर रहे थे, उनको हम कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, और प्रोविंशियल असेंबलीज जो ब्रिटिशर्स के पास थी, तो जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उसमें तो इन्होंने कहा कि हम डायरेक्टली इलेक्शन करा लेंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स से इनसे कहा आप एक थोड़े थोड़े नॉमिनेशन भेज दो अपनी तरफ से, किन किन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजना है, जिससे आपका भी कंट्रीब्यूशन हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनाए गए, 389 मेंबर्स से 296 जो कि थे प्रोविंशियल असेंबली से, और बाकी कितने बचे, जो भी बचे 96 समथिंग कुछ बचे, 96, हाँ 96 जो थे वो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे। वही चीज बताएगी, 296 में भी 210 जनरल थे, 78 मुस्लिम थे, 4 सिख थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंशियल स्टेट से और 96 प्रिंसली स्टेट्स से। ठीक है, ये चीज हो गई, मैंने आपको बता दिया। आफ्टर पार्टीशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नंबर ऑफ मेंबर्स केम डाउन टू 299।
पार्टीशन के बाद कि अब ये जब ऐसे मतलब जैसे मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी कांग्रेस मेजोरिटी में आ गई, मुस्लिम लीग को ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने पार्ट ही नहीं लिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग्स थी उसमें मुस्लिम लीग ने पार्ट नहीं लिया। तो उसके बाद 299 जो 389 होने चाहिए थे, लगभग 90 मेंबर्स ने पार्ट नहीं लिया इसमें। तो इस तरीके से मीटिंग हुई। अब जो मेजर पर्सनैलिटी थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं, क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं थे, ये लोगों ने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ठीक है, अब फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई, क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग कब हुई? फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई फर्स्ट मीटिंग। ये मतलब ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने बोर्ड वोर्ड करके आपको समझा रखा है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई, जिसमें क्या हुआ, उसमें सचिन नाथ सिन्हा को इन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया। इंटरिम प्रेसिडेंट क्या होता है, लाइक सब लोग बैठे हुए आए अब, लेकिन एक लीडर तो एक प्रेसिडेंट तो चाहिए उसमें से। सो उन्होंने सबने सोचा कि जो हमारे में से सबसे एल्डर है, सबसे बड़ा आदमी है हमारे सब में जो उम्र में बुजुर्ग है हमारे में से, वो सचिन नाथ सिन्हा थे, उनको हमने प्रेसिडेंट बना दिया। ऐसा फ्रांस में होता था कि वो जो एल्डर होता है उसको बना देते थे। ये जेबी कृपलानी ने प्रपोज किया था कि ऐसा करते हैं हम लोग अपना सजेशन दे रहे थे कि कैसे किसको प्रेसिडेंट बनाए, किसको प्रेसिडेंट बनाए। तो जब तक इलेक्शन नहीं होता फिर उन्होंने इलेक्शन किया, ऐसे अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बना के फिर उस सचिन नाथ सिन्हा ने फिर कहा कि भाई कोई तो कहे, बड़ा कहेगा तभी काम होगा, घर में बड़ा कहते तब सारे काम। तो उस बड़े के हिसाब से सचिन नाथ सिन्हा को इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया प्रेसिडेंट बन के। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है वर इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट एंड एच.सी. मुखर्जी एज वाइस प्रेसिडेंट 11 तारीख को। 9 तारीख का देखा फर्स्ट मीटिंग हुई जिसमें सचिन सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया। 2 दिन बाद 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया। ये इलेक्शन के थ्रू हो गया, इनका एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बन गए, ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कोई भी एडवाइजर, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो वो थे बी.एन. राव। बी.एन. राव को भी इन्होंने अपॉइंट कर लिया। ठीक है, अब 2 दिन बाद 11 तारीख को देखिए आप यहाँ क्रोनोलॉजी समझिएगा। 9th को फर्स्ट मीटिंग, 11th को प्रेसिडेंट चुन लिया, 13th को जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, एक तरीके से इन्होंने पूरा पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो क्या क्या चीजें होंगी। आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप प्रियम्बल अगर प्रियम्बल पढ़ोगे तो वो फ्रेमवर्क है, लाइक वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लाइक कोई आर्टिकल आर्टिकल नहीं आएगा कि इस आर्टिकल में प्रियम्बल दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किसके हिसाब से चलेगा, प्रियम्बल में दे रखा है। वो 1 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो समझिए आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट है। कोई भी कानून बनेगा तो उस प्रियम्बल को ध्यान में रख के बनेगा कि इसको हमें जो है कहीं भी इसके खिलाफ नहीं जाना, प्रियम्बल के खिलाफ। तो वही उसी तरीके से हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कराया, 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया और 22 जनवरी को ये पास हो गया। ठीक है, टोटल 22 कमेटीज थी, 22 कमेटीज वर अपॉइंटेड, मतलब अलग अलग काम के लिए। कोई जैसे कोई राइट्स के लिए बनाई गई, कोई प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्शन कराएंगे इसलिए बनाई गई कमेटी, कोई कि लोकल गवर्नमेंट कैसे, लोकल गवर्नेंस कैसे होगी, स्टेट में गवर्नेंस कैसी होगी, कोई अलग लैंग्वेज कैसे हम रखेंगे, अमेंडमेंट कैसे करेंगे, अलग अलग तरीके के काम थे। तो अलग अलग कमेटी ऐसे बनाई गई। 22 कमेटीज अपॉइंटेड एंड 13 वॉज स्पेशल कमेटी अपॉइंटेड फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन। 13 जो है मेजर कमेटी थी जो कि अपॉइंट। तो कुछ एक कमेटी हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कमेटी एक्चुअली करती क्या थी। पहले ये देख लेते, बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, मतलब जो सब लोग बताएंगे कि ये करो, ये करो, ये करो, एक बंदा लिखने वाला होना चाहिए कि यार हाँ ये इसने बताया ये लिख लिया, ये इसने बताया ये लिख लिया। तो जो पूरा डॉक्यूमेंट का क्रेडिट किसको जाता है, वो बी आर अम्बेडकर को जाता है। ठीक है, बी.एन. राव, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बी.एन. राव एडवाइजर थे। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद कौन सी क्या कमेटी देखते थे, कमेटी ऑफ स्टेट नेगोशिएशन, स्टेट से कैसे नेगोशिएशन करना है, ये सब कमेटी थी। क्योंकि काफी सारे लोग थे, डिवाइड हो गया इंडिया, तो सब राजा महाराजाओं को समझाने समझाने वाली बात भी थी। तो कमेटी ऑफ स्टेट नेगोशिएशन थी राजेंद्र प्रसाद के पास रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी भी थी।
ठीक है। ये मतलब ये स्टैटिक, ये ऐसा कुछ नहीं, ये मतलब आपको याद करने वाले पॉइंट्स ही होते हैं, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं, क्योंकि ये कमेटीज के नाम थे। राजेंद्र प्रसाद रजिस्ट्रेटिंग कमेटी भी थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पास यूनियन पावर कमेटी, ऐसी डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछ लिए जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देख रहा है तो एग्जाम में डायरेक्ट इसका नाम पूछा जाता है, इस कमेटी का चेयरमैन कौन था। जब जवाहरलाल नेहरू के पास यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी भी थी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी थी। तो ये कुछ कमेटीज थी जो कि इंपॉर्टेंट कमेटीज थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, वो मेन हमारी कमेटी, जिसके चेयरमैन के क्या बताया मैंने को, जिसके चेयर मैंने बताया बी आर अम्बेडकर जो है चेयरमैन थे। तो इसमें 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग चेयरमैन। चेयरमैन हमारे बी आर अम्बेडकर हो गए, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, बी आर अम्बेडकर। और कौन थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद साउद्दीन, बी एल मित्तल। और बी एल मित्तल देख रहे हो आप, एम माधव राव जो इलनेस की वजह से डेथ हो गई, उनकी जगह बी एल मित्तल ने रिप्लेस किया। के पी खेतान जो है, इनकी डेथ हो गई 1948, इनकी जो एज ही वाज रिप्लेस्ड बाय टी टी कृष्णचारी, इनकी जगह रिप्लेस किया गया, ठीक है, क्योंकि डेथ हो गई थी 1948 में। ओके, सो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको मेंबर पता है कि कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था, लाइक दिस। तो 7 नाम है, अंबेडकर, आयनगर, अय्यर, मुंशी, सैदुल्ला, खैतान, मित्तल, खैतान। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है, बड़ा आसान है। सो अब जो कि कमेटी बनी और कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रेमवर्क तैयार हुआ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे सेकंड, 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट हो गया कि ये हमारा नेशनल फ्लैग रहेगा, ये सबने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम एक्सेप्ट हो गया। देख लो आप, 24 जनवरी डेट देख लो एक बार ना। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ, फुली इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो 2 दिन पहले इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में सॉन्ग और एंथम इंक्लूड कर लिए थे, ठीक है। ये देखो 24, ठीक है। अगले डेट देखते हैं। तो 26 नवंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अप्रूव न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कम टू फोर्स। तो 26 नवंबर को हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार बना के रख दिया कि ये बन गया है कॉन्स्टिट्यूशन, जब मन चाहे तब लगा लो। इन्होंने उस टाइम इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि क्यों नहीं किया वो हम बताएंगे आपको कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर दिया उसी दिन से। सो उस दिन कुछ एक आर्टिकल जो है इन्होंने केम इन टू फोर्स, मतलब लागू कर दिए, बाकी कंप्लीट नहीं लागू किया, ठीक है। इट टेक्स 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, ये कभी स्टैटिक फैक्ट पूछ लिया जाता कभी कभी। सो वो ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना सो उसमें 22 पार्ट्स से, ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। सो अब ये अबाउट 25 पार्ट्स हो गए हैं लगभग। मतलब अगर ए बी कर, पार्ट तो अभी 22 है, लेकिन लाइक पार्ट ए पार्ट बी कर भी हो गया है। शेड्यूल 12 हो गए हैं, अब करंट में जो है 12 शेड्यूल्स हैं, 4 शेड्यूल्स बाद में बढ़े। और आर्टिकल भी बढ़ गए हैं, वो ए बी सेक्शन, मतलब 99, लाइक कोई 4 आर्टिकल था, उसको 4A 4B 4A I समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से बढ़ाया गया आर्टिकल बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तब का पूछा जाता जाता है। 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स, ठीक है। अब जो है इन्होंने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक इंतजार किया, लगभग 2 महीने इंतजार किया। क्यों इंतजार किया गया, एक्चुअली में जब 1930 में 1929 1930 में जब असेंबली में कांग्रेस के सेशन होते थे, ये हिस्ट्री का पार्ट है, आपको हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, वैसे मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि कांग्रेस के हर साल सेशन होते थे, मीटिंग्स होती थी कि इस साल हम कैसे, मतलब क्या चीज करेंगे, इस साल क्या करेंगे। तो उस तरीके से 1929 में जब कांग्रेस मिले, कहाँ मिले थे, ये मिले थे रावी नदी के पास में, लाहौर सेशन था। सो वहां पे ये मिले, उन्होंने डिस्कस किया कि अब हमें आज़ादी चाहिए। वो तारीख थी, मतलब लगभग ये दिसंबर में मिलते थे, तो 30 दिसंबर के आसपास, 26 दिसंबर के आसपास मिले। तो उनका 1 महीने के आसपास हम टाइम देते हैं इंग्लैंड ब्रिटिशर्स को, अगर नहीं ये हमें आज़ाद करेंगे तो हम 26 जनवरी को हम अपना झंडा फहरा देंगे
और हर साल इसी डेट को हम झंडा फहराया करेंगे और रिपब्लिक डे अपना मनाया करेंगे। सो हम कब से मना रहे थे? 1930 से अपना रिपब्लिक डे मना रहे थे। ठीक है। सो रिपब्लिक कब हुए? रिपब्लिक हम 1950 में हुए, लेकिन कांग्रेस मना रहे थे अपने, मतलब जो भी इनका कांग्रेस का एक मीटिंग सेंटर होता था, जो भी हाउस होता था, वहां जाके अपना झंडा फहराते थे ये। तो इस तरीके से 1950 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया और फुली केम इनटू फोर्स। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ ये बात की बात है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टैटिक फैक्ट है। जो पहला अमेंडमेंट हुआ 1951 में ही करना पड़ गया, इतना प्रेशर बन गया नेहरू जी पे कि उसको 1951 में पहला अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट यानी कि सुधार कोई भी करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन कब हुआ? अब तक इलेक्शन वैसे हो रहे थे, नहीं आपको मैंने बताया ना कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे और नॉमिनेशन बेसिस पे भेजे जा रहे थे बंदे अब तक। तो एक ही बार भेजे गए थे, एक ही बार हुआ था। अब 1952 में इन्होंने कहा हम इलेक्शन कराएंगे और आम जनता में जैसे नॉर्मल इलेक्शन आजकल हो रहे हैं ऐसे इलेक्शन हुए थे 1950 में। सो इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने की प्रोसीजर पूरा था जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब आने वाले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से आर्टिकल हैं और किस किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दे रखा है, किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें काम करती हैं, ये सब आने वाले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अब तक की जो लास्ट 2 से 3 क्लासेस हो गई हैं, जिनमें मैंने आपको वो बताया कि ब्रिटिशर्स के कौन कौन से एक्ट कैसे इम्प्लीमेंट हुए, कैसे क्या इम्पैक्ट रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बेस तैयार करना है, क्योंकि जब बेस अच्छा होगा तब ये आप ऊपर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। वो आप इन प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर रखी है, आप इससे देख सकते हो। और एक हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको टाइमलाइन बता रखी है, वो मेमोराइज करने में बहुत आसानी मिलेगी। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप उसे भी फॉलो करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए टाटा बाय बाय।